नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आईएस ने ब्रसल्स में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। वही डर, वही आशंका, वही खौफ जिसको फैलाने की कोशिश में लगातार आईएस पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पर, पेरिस में इससे पहले हमला किया था और अब ब्रसल्स बेल्जियम में यह हमला हुआ है। आईएस ने ब्रसल्स धमाके की जिम्मेदारी ली है। बेल्जियम की राजधानी में 3 धमाके हुए हैं, 2 धमाके एयरपोर्ट पर और उसके बाद मेट्रो नेटवर्क में। एयरपोर्ट पर 2 और मेट्रो स्टेशन पर 1 ब्लास्ट किया गया है। कुल 26 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है। कई लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हैं। एयरपोर्ट पर ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हुई है और इसके अलावा अन्य जगहों पर, जैसा कि हमने आपको बताया है, नेटवर्क मेट्रो स्टेशन पर जो हमला हुआ है उसमें 15 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रसल्स में धमाका, इससे पहले सलाह अब्दुल सलाह, याद रखिए ये वही आतंकी है जो मोस्ट वांटेड के रूप में अब्दुल सलाम सलाह को गिरफ्तार किया गया था और माना जा रहा है कि क्या उसी का बदला लेने के लिए ये जो सलाह की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल बेल्जियम का जन्म है इसका। हालांकि ये फ्रेंच सिटीजन था, फ्रांस का रहने वाला था और मौसूल में हमले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतंकवाद का ये नया अध्याय है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के बेहद सुरक्षित और आधुनिक हवाई अड्डे में घुसकर आत्मघाती हमलावरों ने कत्लेआम किया और ये साबित कर दिया कि आतंकवाद के चंगुल में अब यूरोप भी आ चुका है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे का वक्त था। ब्रुसेल्स के ज़ेवेंटेन हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की भीड़ थी, तभी वहां एक के बाद एक धमाके हुए। Mission in Belgium is closely monitoring the situation. They have already issued helpline numbers. Let me now also brief you on the 3 visits that Prime Minister is going to be undertaking fairly soon. His first visit, in fact, will be to Belgium. ये धमाके कितने जोरदार थे, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। विस्फोट में एयरपोर्ट के मेन गेट के परखच्चे उड़ गए, आसमान धुआं से भर गया। और हवाई अड्डे पर भगदड़ मच गई। हमलावरों ने शहर के 2 मेट्रो स्टेशन पर भी तबाही मचाई। देखते ही देखते पूरा ब्रसेल्स सख्ते में आ गया। ब्रसेल्स से आ रही जानकारी बता रही है कि हमलावर डिपार्चर एरिया में घुसे, अमेरिकन एयरलाइंस के काउंटर के करीब धमाके किए। आतंकी अरबी में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। पहले पेरिस और अब ब्रसेल्स। आतंकवाद यूरोप को दबोचने में लगा है। पूरा यूरोप और पूरी दुनिया इस आत्मघाती हमले से सन्न रह गई है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया है। ब्रसेल्स में तो लेवल 4 की इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। भारत में भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, लेकिन भारत ने 30 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी का ब्रसेल्स दौरा रद्द करने से इनकार कर दिया है। संदेश साफ है, आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो। इससे पहले ब्रसल्स में भी माफ कीजिएगा, पेरिस में जबरदस्त आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद अब बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में यह हमला, आईएस की जिम्मेदारी लेना। आइए कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम हल्ला बोल में करेंगे चर्चा। पहले उससे शुरुआत करते हैं। ब्रसल्स में हमला भारत में आईएस से खतरे की घंटी है क्या? क्योंकि हिंदुस्तान को भी संभलने का वक्त है ये, और जैसे जैसे आतंक की ये कड़ियां जुड़ती हैं, हिंदुस्तान बहुत दूर नहीं रहता। आतंकी हमले ने दुनिया को क्या फिर से खबरदार किया है। अमेरिका में 9/11 होने के बाद एक लंबा वक्त गुजरा, लेकिन इधर लगातार यूरोप में हमला हो रहा है। आईएस के प्लान के आगे यूरोप की ताकत क्या कमजोर पड़ी है, लाचार दिख रहा है क्या यूरोप और यूरोप के तमाम देश इस वक्त आतंक के सामने? आतंक के खिलाफ जंग का प्लान सिर्फ कोरी दलील बनकर रह जाएगी क्या? पेरिस हो, ब्रसल्स हो, इसके बाद यूरोप के दूसरे देशों पर भी उसी तरह से क्या खतरा मंडरा रहा है? याद रखिए, ये जो शख्स जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, सलाह अब्दुल सलाम, दरअसल बहुत कम उम्र का ये लड़का किस तरह से आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बनकर पेरिस में उभरा था, भागने में कामयाब रहा था। बेल्जियम का ये इसका जन्म है, लेकिन फ्रेंच सिटीजन था। इसकी गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि क्या बेल्जियम को निशाना बनाना
इस पर हुए गिरफ्तारी का बदला लेने के बराबर है। ये बीच में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है सलाह अब्दुल सलाह, जिसकी गिरफ्तारी कुछ ही दिन पहले हुई है और माना जा रहा है कि उसी का बदला एक तरह से आईएस ले रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीम अफजल साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कई खास मेहमान, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी जी हमारे साथ हैं। आरएसएन सिंह साहब जो कि फॉर्मर रॉ ऑफिसर है, हमारे साथ स्टूडियो में है। राजीव डोगरा जी, फॉर्मर एम्बेसडर टू इटली, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि इस पर राजनीति हो या अन्य विषयों में हम जाए, सबसे पहले मैं जीडी बख्शी जी आपके पास आना चाहती हूँ। हिंदुस्तान इस आतंकी हमले को किस नजरिए से देखे? आईएस कितना दूर, कितना पास? देखिए, हमारे देश में पहले एक सोच थी कि अब दिल्ली दूर है, कि इराक और सीरिया हमसे 1500 किलोमीटर दूर है, इसलिए हम अभी सुरक्षित हैं। बात यह है कि इंटरनेट पे ये आईएस आपसे महज एक क्लिक दूर है। ये एकमात्र टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पीछे एक ब्रिटेन के साइज के देश के रिसोर्सेज हैं। 2 अरब का तो ये तेल की स्मगलिंग तुर्की के जरिए करके पैसे कमाते हैं, हर साल $2 अरब, और उसके अलावा जो वहां से टैक्सेस वगैरह ले रहे हैं वो अलग। बहुत सारा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है इंटरनेट में, जो है अपना प्रचार करने के लिए, इंटरनेट पे अपना मैसेज पहुंचाने के लिए और लोगों को सेल्फ रेडिकलाइज करने के लिए, इंटरनेट पे रेडिकलाइज करने के लिए, लोन वुल्फ अटैक्स इंस्पायर करने के लिए। हाँ। यूरोप में जो आप देख रहे हैं वो है टेररिज्म के प्रति उदारवाद का नतीजा। आप इतना उदारवाद दिखाएंगे तो आप उसका खमियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा। देखिए कितने सारे इन लोगों ने, बेचारों ने वो रिफ्यूजी सीरिया से वहां पे लिए 6 मिलियन। आपकी बात का एक सेकंड इस पर मैं जवाब लेना चाहती हूं आपको टोक कर। मेरा सवाल जो आरएसएन सिंह साहब आपसे भी उसके बाद होगा, ये जो आप उदारवाद की नीति कह रहे हैं ये क्या है? क्योंकि फ्रांस में तो हमेशा हमने देखा है कि बुर्के को लेकर, तमाम अन्य चीजों को लेकर एक टकराव की स्थिति रही है इस्लाम के साथ, या फिर जो इस्लाम फॉलो करते हैं उनके साथ। दूसरी बात, ये पेरिस हमले में सर जीडी बख्शी जी, चाहे जितना भी हम कहें कि सीरिया और से आने वाले ग्रीस के रास्ते हो, टर्की के रास्ते जो लोग यूरोप में घुस गए थे क्योंकि वहां शेरेगन वीजा है, ओपन बॉर्डर है, जितने भी लोग घुसे थे, पेरिस हमले में जिन लोगों को पकड़ा गया, चाहे वो सलाह अब्दुल सलाह है जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये सब फ्रेंच सिटीजन्स थे, ये फ्रांस में पले बड़े लोग थे, ये रेफ्यूजीज नहीं थे। यानी 3rd जनरेशन मोरक्कन्स या अल्जीरियंस थे जो इस्लाम फॉलो करते हैं, जो वहां पर रह रहे थे, उन्होंने ये हमले किए थे। इसका मतलब क्या है? देखिए, वो आप अभी बात कर रही हैं, ये जो पेरिस का हमला हुआ था वो वहां जो फ्रेंच में सेटल लोग थे उन्होंने किया। हाँ। केंद्र इनका ब्रसल्स में है, केंद्र इनका दूसरी जगहों पे है। देखिए, मैं कहने की आपको ये चीज कह रहा हूं, यू कांट सिट बिटवीन 2 स्टूल्स। अगर आप इतना, आपका शेंगन लिबरल रिजीम है कि आप बॉर्डर पे चेक नहीं करेंगे तो आप सिर खाक रोक पाएंगे? आपके देश के अंदर की एंट्री अगर आप चेक नहीं कर सकते, फ्री वीजा है पूरे यूरोप में, आप हंगरी के अंदर आ जाएं और वहां से हथियार पहुंचा दें। हथियार भी तो आए हैं। आप कह रहे हैं कि जो मोरक्को के लोग आए थे वो 3 जनरेशन पहले हथियार लेके आए थे, वो एक्सप्लोजिव लेके आए थे। प्लीज इसको समझिए परिप्रेक्ष्य में। ये जो एक्सप्लोजिव, ये जो हथियार जो लाए जा रहे हैं, इसमें रिफ्यूजी फ्लोस का बहुत बड़ा हाथ है। हमेशा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रिफ्यूजी मूवमेंट्स का सहारा लिया है मेन मटेरियल इंडक्ट करने के लिए। ठीक है, प्लीज इसको समझिए। ठीक है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम कह रहे हैं कि उदारवाद एकमात्र रास्ता है। आप अगर संकेत दे रही हैं जेएनयू का, तो हमारे सर पे भी मुसीबत आने वाली है। चलिए ठीक है, इस बात को मैं पास दे देना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही गंभीर विषय है। सीधा आरएसएन सिंह साहब, अगर वाकई ये रेफ्यूजी क्राइसिस से जुड़ा हुआ है तो ये एक ऐसा क्राइसिस है जो यूरोप बहुत आसानी से हटा भी नहीं सकता है। ये भी एक सच्चाई है कि रेफ्यूजीज आ रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है कि उनको आने देना पड़ रहा है, और ये भी एक सच्चाई है कि उनके भेष में न जाने कितने ऐसे पोटेंशियल आतंकी इस वक्त इन देशों में घुसे हुए हैं। एयरपोर्ट में आप यूरोप के किसी देश में जाएं सर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किस तरह की चेकिंग होती है, एक एक चीज की चेकिंग होती है। धमाका एयरपोर्ट के अंदर इस तरह से फिदायीन अटैक कैसे हो पाया, ये समझाइए।
नहीं, देखिए आपने कहा जो ये सीरिया का एक बहुत अहम मसला है और ये यहाँ पे ये भी कहना होगा कि आप अगर वहाँ की पूरी जियोपॉलिटिक्स देखें तो जब अफ़गानिस्तान में ये पूरा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम हो रहा था तो यूरोप का कुछ देशों का अपना एजेंडा था। हाँ। और जैसे कि यूएस नहीं चाहता था, वेरी वेरी रिलक्टेंट एलाई जब लीबिया पे अटैक हुआ, तो उसके बाद ये तमाम अरब स्प्रिंग हुआ और जो सीरिया में हुआ है फॉर गॉड से, ये एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है। और आज आपको मैं बता दूं, आपका इसमें ये भी सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि हम पर क्या असर पड़ेगा इसका। आज क्या हुआ है कि द स्टेट इन वेस्ट एशिया हैज़ बिकम इंसिडेंटल। नॉन स्टेट एक्टर्स जो है, अभी आप देखिए सीरिया कंट्री नहीं रह गई है। 160 ऑर्गेनाइजेशन सीरिया में ये अभी सक्रिय हैं, सक्रिय है वहाँ पे। सो वहाँ पे कोई है। आप सोचिए साहब कि 66 लाख पीपल, 6.6 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गए हैं, 4.8 मिलियन लोग रेफ्यूजीज हो गए हैं, विच इज 21% ऑफ द पॉपुलेशन। तो इतना बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट हो और आपका दुनिया में असर न पड़े, ये तो हो नहीं सकता है। नहीं, एक मिनट। और मैं इंडिया पे असर क्या होगा? मैं जब इंडिया की बात कर रहा हूं तो मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं। और हम जो देख रहे हैं कि लाहौर से लेडीज जो हैं, कई लेडीज जो हैं ISIS ज्वाइन कर रही हैं। वो लोग कौन हैं? वो समाज के सताए हुए हैं, वो या तो वो रेडिकलाइज्ड हैं, वो हस्बैंड के टॉर्चर से वहाँ पे गए हुए हैं। आप तमाम पढ़िए, मैं पाकिस्तानी मीडिया के, और जितनी जिहादी तंजीमें हैं, हाँ। करीब 200 जिहादी तंजीमें हैं पाकिस्तान की। मैं आपको बता दूं कि उसमें से कई जो अपने लीडर्स लूज कर चुके हैं, वो धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रहे हैं ISIS की तरफ। तो अगर आप सब कॉन्टिनेंट, अगर 300 लोग मालदीव्स जैसे जगह से जा सकते हैं ISIS को ज्वाइन करने, तो इसका मतलब कि इट इज सबसे बड़ा खतरा हमको है द आइडिया ऑफ ISIS से, द फिलॉसफी ऑफ ISIS से। ये बात आप समझ के ये ले। फिलॉसफी कितना बड़ा हो चुका है राजीव डोगरा जी, ये अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। इसके बाद समृद्ध जी आपके पास, मीम जी आपके पास मैं आऊंगी। राजीव डोगरा जी, सबसे बड़ी बात ये है कि मौसूल की तस्वीरें जरा हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को। मौसूल पर हमला करके जिस तरह से सलाह अब्दुल सलाम, और अलग अलग जगहों पर जो हमला हो रहा है, और उसके बाद सलाह अब्दुल सलाम को जिस तरह से पकड़ा गया, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मौसूल में हमला, क्या उसका ये ब्रसल्स में बदला है? सवाल ये है कि क्या उनको जब उन पर शिकंजा कसने की कोशिश होती है तो उसका बैकलैश वो इस तरह से करते हैं? क्या हो तरीका? डील कैसे करें IS से? हम किस तरह से पूरा विश्व जो है, यूरोप हो, अन्य देश हो, डील कैसे करें? क्योंकि जैसा लोन वुल्फ सिंड्रोम की बात कर रहे थे GD बख्शी साहब, ये भी एक सच्चाई है कि इंटरनेट के जरिए वो हिंदुस्तान में भी कई लड़कों को ल्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कैसे इसको पकड़े, कैसे इस पर कैसे हाथ लगा सके हम लोग? देखिए, आपने प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि ये 3rd जनरेशन मोरक्कन, अल्जीरियन या सेटलर्स कहिए इनको, फ्रांस में, बेल्जियम में, दूसरे देशों में। तो उसका उल्टा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहली 2 जनरेशन्स ने ये क्यों नहीं किया, या 10 साल पहले ये क्यों नहीं शुरू हुआ, अब क्यों हुआ है अचानक पिछले साल 2 साल से? अगर आप फिगर्स भी देखें, हाँ। तो स्पेशली 2015 से लेके, हाँ। चार्ली हेब्डो के अटैक के बाद कई अटैक्स हुए हैं। तो ये क्या वजह है कि ये सडन स्पर्ट जो है, सडन इंक्रीज हो रहा है? हाँ। उसकी एक वजह है, हाँ। जो इंडिया ने काफी देर से झेली है, हाँ। और जो अनफॉर्चुनेटली अब दूसरी जगह स्प्रेड हो रही है, कि पहली बार एक स्टेट प्रोटेक्शन मिली है। जैसे पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमलों के लिए जिम्मेवार है, उसी तरह IS या ISIS एक स्टेट की तरह एंटिटी है, जिसके पास हथियार हैं, जिसके पास ट्रेनिंग मेथड्स हैं, जिसके पास फाइनेंसिंग है, और जिसकी रीच बहुत बड़ी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जहां से ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बोल रहे हैं सर जी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे उनको एक जगह मिला है जहां से वो एंकर कर पा रहे हैं, और वहां से कैसे अपना आतंक का ये पूरा तांडव रच रहे हैं।
संबित जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है, तैयार हैं हम? क्योंकि आईएस का खतरा दूर नहीं और यहाँ पे भी हिंदुस्तान में भी लोगों को वो रिक्रूट कर रहे हैं, और कैसे इस तरह की चेकिंग और सिक्योरिटी के बीच ऐसे आतंकी हमले को करने में वो सफल रहे? नहीं, बिल्कुल वाजिब प्रश्न है, और ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार राजनाथ जी जो कि हमारे गृह मंत्री हैं उनके सामने रखा भी गया, और हर बार राजनाथ जी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और कभी भी आईएस को हिंदुस्तान के अंदर एक घुसपैठ बनाने का मौका नहीं दिया जाएगा। दो वर्ड्स यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो विजिलेंटिज्म, सजगता, और दूसरा मैच्योरिटी, दैट इज परिपक्वता। हम तमाम, मीम साहब भी बैठे हैं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि बड़ी परिपक्वता और मैच्योरिटी के साथ अपने विजिलेंटिज्म को बनाए रखें। कभी भी उन ताकतों को प्रोत्साहन न दें जो ताकतें आगे से या पीछे से मतलब परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से वो आतंकवाद को बढ़ावा दे, इस प्रकार का कोई संदेश दे। ये सब हम लोगों को बहुत मैच्योरिटी के साथ काम करने की आवश्यकता है, अपनी राजनैतिक वैमनस्यता को भूलकर कि हमें पॉलिटिकल बेनिफिट होगा या नहीं, ये सब हमें ताक पे रख देना पड़ेगा, और हमें सिर्फ इतना ही सोचना पड़ेगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। अंजना जी, मैं लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा कि देखिए कितना अच्छा होता अगर यूरोप को ये सबक हिंदुस्तान के एक्सपीरियंस से ही मिल जाता। बड़ा कष्ट होता है कि बॉम्ब ब्लास्ट से उन्हें ये सबक लेना पड़ रहा है, क्योंकि पहले यूरोप और अमेरिका हमेशा कहती थी ये तो इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये आतंकवाद तो कुछ होता नहीं है। देखिए देर ही सही, मगर अब सबको आवश्यकता है कि हम जग जाएं, और जैसे मोदी जी ने कहा है, संयुक्त राष्ट्र को भी अब आतंकवाद का डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म जल्दी से जल्दी रखे, ताकि वर्ल्ड एक होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आरंभ कर सके। आतंकवाद पर कम से कम दो चेहरे अपनाने की कोशिश तो पश्चिम के कई देश करते आए हैं, वर्षों से करते आए हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए किसी देश में, लेकिन शायद ये वक्त हो जब सबकी आंखें खुले और समझ में आए कि आतंकवाद एक ही चीज के पीछे भागता है, और वो है मासूमों का खून। और वहां पर जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेन देन करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोगों के साथ, देशवासियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। उत्तराखंड में सत्ता का संग्राम तेज होता जा रहा है। उत्तराखंड के बागी कांग्रेस विधायक आज दिल्ली में मार्च निकालेंगे। शाम 5:30 बजे बागी विधायक बीजेपी नेताओं के साथ विजय चौक से मार्च निकालेंगे और शाम 6:45 बजे